चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, उसे केस लॉज की जरूरत हमेशा महसूस होती है। चाहे उसको एआईबी की तरफ जाना हो, एडवोकेसी प्रैक्टिस करनी हो, चाहे उसे जुडिशियरी की तैयारी करनी हो, चाहे उसे यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लॉ से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना हो, तो उसके लिए केस लॉज को तैयार करना, और वो भी एक सिंपलेस्ट वे में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बशर्ते किसी भी केस में मल्टीपल पेजेस होते हैं, जैसे ए के गोपालन की ओरिजिनल जजमेंट अबाउट एंड अबाउट 100+ पेजेस की है। इसीलिए मैंने इस इनिशिएटिव में इस केस को एक समराइज तरीके से प्रेजेंट करने का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ताकि मैं एक सिंपलेस्ट वे में आपके सामने केस प्रेजेंट कर पाऊं। इंपोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट जिसने फंडामेंटल राइट्स की डायरेक्शन डिसाइड की थी 1950s में, जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का एडवेंट होता है, और उसी टाइम एक प्रोमिनेंट केस सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया जाता है जुडिशियल रिव्यू के प्रोसेस के लिए। इस केस का नाम है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ये एक ऐसा केस था जिसमें पिटिशनर ए के गोपालन स्टेट ऑफ मद्रास को शू करते हैं, और यूनियन ऑफ इंडिया इसमें एक इंटरवीनर की तरह प्रेजेंट होती है। इस केस की जजमेंट का डेट था 19 मई 1950। साइटेशन इसकी थी 1950 AIR 27। बेसिकली ये 6 जजेस बेंच थी, जिसमें हमारे फर्स्ट CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया HJ कानिया, सैयद फजल अली, शास्त्री M पतंजलि, मेहर चंद महाजन और सुधीर रंजन दास, और फाइनली BK मुखर्जी इस बेंच में प्रोमिनेंट जजेस थे। बेसिकली ये फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी थी हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास, जब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक फंडामेंटल राइट है, उसको इंटरप्रेट कर सकता था, उसकी स्कोप बता सकता था, स्कोप डिसाइड कर सकता था, और जो लेजिस्लेचर उसकी पावर्स को कर्व कर सकता था। अब बात करते हैं बैकग्राउंड ऑफ द केस। बेसिकली ए के गोपालन एक प्रोमिनेंट कम्युनिस्ट लीडर हुआ करते थे। वो मद्रास रीजन में उस टाइम अपनी पॉलिटिक्स करते थे। वो 1947 से ही डिटेंशन में चल रहे थे। प्रिवेंटिव डिटेंशन थी। बेसिकली डिटेंशन भी दो टाइप की होती है, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव होती है क्राइम होने से पहले ही किसी को डिटेन करना, ताकि वो क्राइम ही ना हो, एक अंदेशे के ऊपर किसी को डिटेन किया जाना। प्यूनिटिव वो होती है जिसमें सजा मिलने के बाद, पूरे प्रोसीजर के बाद सजा दी जाती है। अब बात ये थी कि 1947 से ही वो 1947 से ही वो डिटेन चल रहे थे। बीच में उनके ऑर्डर को, डिटेंशन को सेट असाइड भी किया गया, लेकिन उसी जस्ट उसके बाद ही मद्रास स्टेट गवर्नमेंट ने उनको अंडर सेक्शन 3 सब क्लोज 1 ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 में दोबारा से डिटेन कर लिया। जैसे उन्हें दोबारा डिटेन किया गया, तो ए के गोपालन ने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का यूज करते हुए, फंडामेंटल राइट्स का यूज करते हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली। सुप्रीम कोर्ट में ए के गोपालन ने जो चैलेंज किया केस को, प्रिवेंटिव डिटेंशन को, उसमें उन्होंने फर्स्ट इश्यू जो लॉ का इन्वॉल्व था, वो था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 की है, उसकी वैलिडिटी क्या है, क्या वो वैलिड है। दूसरा, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज हैं, वो उनके जो पर्सनल फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे राइट टू मूव फ्रीली एनीवेयर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड इन अंडर आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 सब क्लोज डी। और तीसरा ये था, थर्डली, कि जो वेदर द आर्टिकल 21 इनकलकेट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो स्टेट लॉज होते हैं, जो लेजिस्लेचर मेड लॉज होते हैं, क्या वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो ना करेंगे, तो क्या तब भी वो वैलिड होते हैं। जजमेंट एंड रीजन। इस केस की जजमेंट को प्रेजेंट करते हुए उस टाइम के CJI HJ कानिया ने ये बोला कि जो फर्स्ट कंटेंशन है कि आर्टिकल 21 क्या नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को एंश्राइन करता है, तो उस पे कोर्ट ने डिसीजन दिया कि यहाँ सिर्फ स्टेट लॉ की बात होगी, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, उसने डोमिनेट किया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को। और साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो होता है, बशर्ते USA में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है, इसलिए स्टेट लॉज कंसिडर करेंगे ओनली एंड ओनली। दूसरी बात, दूसरी कंटेंशन ये थी, क्या जो वैलिडिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कि नहीं प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट की 1950 की, तो उसको अपहेल्ड किया। उसको बोला कि ये वैलिड है, और ओनली उसका सेक्शन 14 है, उसको अल्ट्रावायरस मान के डिलीट किया गया। थर्डली, कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स पे अपना व्यू प्रेजेंट किया कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक दूसरे से अलग है, और ये इंटरकनेक्टेड नहीं देखे जा सकते किसी भी इश्यू में। 1914 से अलग है, 1421 से अलग है, और बाकी फंडामेंटल राइट्स भी एक दूसरे से अलग है, वो अलग नीड्स को फुलफिल करते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। और साथ ही कोर्ट ने आर्टिकल 22 को, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन को, बोला कि ये अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, और लेजिस्लेचर के लॉज
फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर सकते हैं। चाहे कोई एक फंडामेंटल राइट या एक से ज्यादा कोई फंडामेंटल राइट किसी का इन्फ्रिंज होता है तो वो तब भी वैलिड है। और साथ ही उन्होंने आर्टिकल 21 को एलोबरेट करते हुए ये बताया कि इट ओनली रेगुलेट्स द एट्रीब्यूट्स एंड कंटेंट्स ऑफ पर्सनल लिबर्टी। सिर्फ पर्सनल लिबर्टी के एट्रीब्यूट्स और कंटेंट्स को गवर्न करता है, और ये कंटेंट्स वो है जो आर्टिकल 19 में प्रोटेक्ट नहीं है। उनसे अदर जो कोई कंटेंट है, कोई एट्रीब्यूट्स है, कोई नीड्स है, उनको फुलफिल करता है। अब बात करते हैं क्रिटिकली इवेल्युएशन जो इस जजमेंट का हमें करना चाहिए। फर्स्टली, ये एक बहुत ही नैरो व्यू पॉइंट पे दिया गया जजमेंट था। फंडामेंटल राइट्स को एक बहुत ही एक्सक्लूसिव वे में प्रेजेंट करने का एक तरीका था कोर्ट का, जो आगे जाके हम ओवर रूल होते हुए भी देखेंगे। सेकेंडली, इसने फंडामेंटल राइट्स की अप्रोच जो किसी भी ह्यूमन बीइंग को, सिटीजन को, किसी भी पर्सनल को स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, उसको लिमिटेड कर दिया, उसकी होलसमनेस को लिमिट कर दिया। उसके बाद 1973 बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आती है, द मोस्ट फेमस केशवानंदा भारती केस में, के कुछ साल बाद ही 1978 में एक बहुत फेमस केस आता है, पासपोर्ट केस के नाम से भी जानते हैं हम उसे, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इस केस में जो ए के गोपालन के रोल्स थे उनको करेक्ट किया गया। साथ ही इस केस में ये चीज कोर्ट ने एस्टेब्लिश कर दी कि जुडिशियल रिव्यू की पावर जो कोर्ट की है उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का एडवेंट हो चुका है। थर्डली, इसने जो आर्टिकल 21 और 21A की जो स्कोप थी फंडामेंटल राइट्स की, वो वाइडन कर दी। और इसी का फर्दर हम लेटेस्ट जजमेंट्स में भी इसका इफेक्ट देखते हैं, जैसे लेटेस्ट पुट्टा स्वामी केस राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड आया था 2017 में। कोर्ट्स बाय द वे ऑफ जुडिशियल रिव्यू, उन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश कर दिया है, और कोई भी ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लेजिस्लेचर पास नहीं कर सकते जिसमें रीजनिंग ना हो, जो इस चेक एंड बैलेंसेस को पास ना कर पाए, इनको इनकलकेट ना कर पाए। तो ये था केस ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने इस चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ ही आप इंस्टाग्राम पे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिससे हम जुड़े रहें और आगे ऐसे ही लीगल इनिशिएटिव मैं आपके सामने प्रेजेंट करता रहूं। धन्यवाद।